तो लर्नर्स हिंदी विषय के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लर्नर्स इस वीडियो में हम लोग जो आप लोग के कक्षा 10वीं हिंदी का जो फाइनल परीक्षा 2023 में 20 फरवरी को होने वाला है, तो 20 फरवरी के फाइनल एग्जाम में जो डिट्टो जाकर ऑब्जेक्टिव टॉप छपना जाए वैसे वायरल क्वेश्चन को लेकर चले आए। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को रट लेते हैं ना तो एग्जाम से पहले तो आप लोग एग्जाम में जाकर सीधे छाप कर चलाइएगा, ठीक है। डिट्टो आप लोग एग्जाम में जाकर छाप के चलाइएगा। तो एक एक हिंदी के क्वेश्चन जो मैं लाया उसे आप लोग कैसे भी घोर कर पी जाइए, कैसे भी, लेकिन उसे आज के आज आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन है डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ना वो इस प्रकार से कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है। पूछा गया है कि द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन जो है ना यह किनकी रचना है। तो यह किनकी रचना है, तो याद रखिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी, तो उन्हीं का यह रचना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। जो विष के दांत कहानी आप लोग पढ़ते हैं उसमें है ना सेन साहब, तो सेन साहब के एक नई गाड़ी खरीदाता है तो उस नई मोटर कार का किस रंग का है, ठीक है, वही पूछा गया है। तो वह किस रंग का था, तो सिंपल याद रखिए कि काला। कैसा था, काला था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। मैक्स मुलर जो है ना वह किस देश को कहते हैं कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो सिंपल है कि मैक्स मुलर जी की रचना क्या है कि भारत से हम क्या सीखे, उसी में मतलब वह भाषण देते समय तो बताते हैं कि भारत है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 इस प्रकार से है कि मनुष्य में जो घृणा है जो अन्यास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व के घोतक और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों को आदर करना मनुष्य का सर्व धर्म है। डॉट डॉट यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। जो इतना पंक्ति दिया हुआ है ना मनुष्य से लेकर यहाँ तक, तो यह पूछा गया कि यह कौन से पाठ का जो है ना यह पंक्ति है। तो यह कौन से पाठ का है, तो याद रखिए कि इसमें क्या बताया है कि नाखून की बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पुराने बताया है कि हम लोग कैसे जानवर से मतलब मनुष्य बने, तो यही बारे में बताया जा रहा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते तो 5 इस प्रकार से है कि मैंडलीफ किसकी रचना है। मैंडलीफ जो है ना तो मैंडलीफ के पूछा गया है कि यह किसकी रचना है। तो यह किसकी रचना है, तो याद रखिए कि यह गुणाकर मूले की रचना है। किसके है, गुणाकर मूले की। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते तो 6 इस प्रकार से है कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में। दो देवगिरी के यादव लोग थे ना तो उसका पूछा गया कि लेख जो है ना वह किस लिपि में है, यही पूछा गया है। तो किस लिपि में था, तो याद रखिएगा कि वह था नंदी नागरी में। किस में था, नंदी नागरी में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते तो 7 इस प्रकार से कि लेखक अमरकांत तो किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। जो बहादुर के लेखक अमरकांत जी है ना तो अमरकांत जी को किस लेखक के लिए ना उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो याद रखिए कि जो उन्हें जो मिला था ना यह कथा लेखन के लिए मिला था। किसके लिए, कथा लेखन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते तो 8 इस प्रकार से है कि बहादुर कैसा लड़का था। बहादुर जो अमरकांत जी के यहाँ पर नौकर बनकर काम करने आता है तो पूछा गया कि वह कैसा लड़का था। तो वह क्या था कि वह हंसमुख था, वह बहुत मतलब वह सुरीला गाता भी था और मेहनती भी था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि हंसमुख और मेहनती। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते तो 9 इस प्रकार से कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। डॉट डॉट यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की। अब जो यह पंक्ति दिया हो ना अब पूछा है कि यह पंक्ति कौन से पाठ का है। तो यह इसमें तो सिंपल है कि साहित्य का परंपरा मतलब क्या है कि परंपरा का मूल्यांकन का है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो 10 है कि कौन आमलेट नहीं खाता था। पूछा गया है कि इन चारों में से ना कौन से ना कि ऑमलेट नहीं खाते। तो क्या है कि पंडित बिरजू महाराजा जी बताते कि वो ऑमलेट नहीं खाते थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराजा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते तो 11 है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम पूछा गया है कि क्या था। तो उनके पिताजी का नाम क्या था, तो याद रखिए कि परमानंद वाजपेयी। क्या था, परमानंद वाजपेयी। और ये सभी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है, डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाला है क्योंकि यह वायरल क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो 12 है कि विलनवा क्या है। विलनवा पूछा गया है कि विलनवा क्या है। तो विलनवा क्या है, तो सिंपल ही अब आप लोग पढ़ते हैं आवनियों में कि फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। क्या है, फ्रांस का एक छोटा सा गांव। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 इस प्रकार से कि लेखक को गीले कपड़ों को देखकर कौन नाराज हुए। मतलब कि गीले कपड़ों में ना देखकर कौन नाराज हुआ था। तो सिंपल है कि देखकर कौन नाराज होते हैं, तो दीदी। कौन हुआ है, दीदी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो 14 इस प्रकार से कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का पूछा गया है कि जन्म कब हुआ था। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो ये आप लोग को चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़े है कि 1977 यानी 1977 में हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 15 इस प्रकार से कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां के संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। पूछा गया है कि जीवन के जब मतलब वो अपने स्टार्टिंग डे में से ना, तो बिस्मिल्लाह खां जी को मतलब संगीत को लेकर कैसा आती था, यही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो बनना चाहिए ना, तो ये आप लोग पढ़ते हैं जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उस समय आप लोग क्या पढ़ते हैं कि उन्हें जो है ना कि वह स्टार्टिंग में कि रसूल भाई और बसूला शाह के संगीत से था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते तो 16 इस प्रकार से कि काशी किसकी पाठशाला है। काशी पूछा गया है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी किसकी है, तो सिंपल है, यह संस्कृत की है। किसकी है, संस्कृत की। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म पूछा गया है कि यह कब हुआ था। तो ये तो आप लोगों को जरूर ही मालूम हो चाहिए, क्योंकि गांधी जी को आप लोग अपने नोट पर कहाँ नहीं देखिएगा, वहां मिलेगा। तो उनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिए कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और कहां पर, तो गुजरात के पोरबंदर में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते तो 18 है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। गांधी जी को पूछा गया कि जो महात्मा को उपाधि है ना, यह किसने दिया था। तो याद रखिएगा कि जब गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से यहाँ पर, और जब चंपारण सत्याग्रह करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं ना, तब रविंद्रनाथ टैगोर जी उन्हें महात्मा की उपाधि देते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते तो 19 इस प्रकार से कि किसका विवादास्पद महाभारत पहला प्रस्तुत किया जाने वाला था। तो किसका था, तो याद रखिए कि ये किसी और का नहीं है, पीटर ब्रूक का। किसका, पीटर ब्रूक का। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो 20 है कि बिरजू महाराजा सबसे बड़ा एक एग्जामिनर या जज किसे समझते। पूछा है कि जो पंडित बिरजू महाराज थे ना, तो उन्हें सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज वह किसे समझते थे। तो वह किसे समझते थे, तो वह अपनी अम्मा को समझते थे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 है कि द का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो द पढ़ के देखिए, दंत में आप लोग जो आपको का दांत होगा ना, उसमें जाकर यह सटेगा, यानी कि दंत उच्चारण स्थान। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते तो 22 इस प्रकार से कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निश्चल जो शब्द है ना, तो इसका पूछा गया कि संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद याद रखिएगा कि नि प्लस छल होगा, निश्चल। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते तो 23 है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा जो है ना कि वह शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द जो यहाँ पर है ना, वह है अनधिकार है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते तो 24 इस प्रकार से है कि मई शब्द कौन सा संज्ञा है। मई शब्द पूछा गया है कि जो है ना, यह कौन सा संज्ञा है। तो मई क्या है कि मई किसी एक मंथ का, महीना का नाम है ना मई, मतलब क्या है कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते तो 25 है कि अपराध शब्द कौन लिंग है। अपराध शब्द जो है ना, ये पूछा गया है कि अपराध शब्द कौन सा लिंग है। तो अपराध में हम क्या कहते हैं कि वो अपराध किया है, वो अपराध करता है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि वो अपराध करती है, ऐसा नहीं ना, वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते तो 26 है कि कपूर शब्द है। कपूर शब्द पूछा गया है कि कपूर शब्द कैसा है। तो यह तत्सम शब्द है। कैसा है, तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते तो 27 है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। श्याम शब्द जो है ना, तो इसका स्त्रीलिंग रूप जो होगा ना, वह क्या होगा। तो इसका स्त्रीलिंग रूप होगा श्यामा। क्या होगा, श्यामा।
क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते तो 28 है कि डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है। डाल पर चिड़िया गाती है तो यह किस कारक का उदाहरण है, यही पूछा गया है। तो यह किसका उदाहरण है, तो यह अधिकरण कारक का है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 29 इस प्रकार से दिया हुआ है कि यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। यह कलम पूछा गया है कि जो यह कलम है ना, यह किसकी कलम है, तो ये इसमें पूछा गया है कि कौन सा विशेषण है। तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें सार्वनाभिक है। कौन है, सार्वनाभिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते तो 30 है कि मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण। मैंने खाना खा लिया है, तो ये तो सिंपल बता रहा है कि वर्तमान काल में मैंने अभी खाना खा लिया है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं तो 31 जो है ना, वो 31 इस प्रकार से कि पुष्प शब्द है। पुष्प शब्द पूछा गया है कि यह कैसा शब्द है, तो यह कैसा शब्द है, तो पुष्प याद रखिए कि यह तत्सम शब्द है। कैसा है, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते तो 32 है कि ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार में अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा के विशेष अर्थ के परिचायक है कहलाते हैं। वह कैसा, वह मतलब वह क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो योग रूढ़ कहलाता है। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 में कि पराजय शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी भी शब्द के पहले लगता है वह उपसर्ग होता है। तो जो पराजय शब्द है, तो पराजय पढ़ के देखिए, पराजय तो पहले क्या आएगा, परा। तो इसका राइट आंसर जो उपसर्ग बनेगा ना, वह परा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते तो 34 है कि त्यागी शब्द में प्रत्यय, त्यागी शब्द में पूछा गया है कि प्रत्यय क्या है। तो त्यागी लास्ट में क्या आएगा, ई आएगा। त्यागी आप लोग पढ़ के देखिए, त्यागी पढ़ के देखिए, त्यागी क्या आया, ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते तो 35 है कि चाचा शब्द का विशेषण है। चाचा शब्द का पूछा गया है कि इसका जो विशेषण होगा ना, वह क्या होगा। तो इसका जो विशेषण चाचा का बनेगा ना, वह चचेरा बनेगा। क्या बनेगा, चचेरा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते तो 36 में कि शूलपाणी शब्द कौन सा समास है। शूलपाणी शब्द जो है ना, यह पूछा गया है कि कौन सा समास है। तो शूलपाणी जो है ना, यह बहुब्रीहि समास है। कौन है, बहुब्रीहि समास है। और यह सभी क्वेश्चन है वायरल क्वेश्चन है हिंदी का, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन को नहीं सॉरी, और सभी क्वेश्चन को याद करिए, ठीक है। देख लीजिए कितना टफ क्वेश्चन है, व्याकरण वाला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। पूछा गया है कि चारों में कौन सा जो है ना, कि वह शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो यहां पर देखिए, राम ने पुस्तक खरीदी, राम ने पुस्तक खरीदी। तो यही क्या है, कि शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते तो 38 है कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो द्रववाचक क्या है, जिसका हम लोग नाप तोल करते हैं। तो सिंपल है कि हम लोग दूध जो होता है उसे तो हम लोग लीटर में नापते हैं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, दूध क्या है, कि द्रववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते तो 39 है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है। पूछा गया है कि उसने है ना, कि अपने भाई का घर खरीद लिया। तो ये कौन से मतलब उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, तो ये किसका है, तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। किसका है, सरल वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते तो 40 है कि सजीव शब्द का विलोम है। सजीव मतलब क्या है, कि जिसमें जान हो। तो सिंपल है कि सजीव यानी कि उसका हो जाएगा विलोम शब्द क्या, कि निर्जीव, जिसमें जान नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते तो 41 है कि जब पूंजी किसकी रचना है। जब पूंजी जो है ना, तो ये पूछा गया है कि यह किसकी रचना है। तो यह किसकी रचना है, तो याद रखिए कि यह गुरु नानक की है। किसकी है, गुरु नानक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते तो 42 इस प्रकार से है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसंत छोरी तन नगन भैया, किस कविता की पंक्ति है। जो यहाँ से यहाँ तक पंक्ति दिया हुआ है, तो पूछा गया कि यह कौन से कविता का पंक्ति है। तो आप लोग पढ़ते हैं क्या, कि राम नाम बिरतु बिरते जगी जन्मा, उसी के ये क्या है, कि पंक्ति है। राम नाम बिरतु बिरते जगी जन्मा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं तो 43 जो है ना, वह इस प्रकार से दिया हुआ है कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। प्रेम वाटिका पूछा गया है कि यह किस प्रकार का रचना है। तो सिंपल इसमें क्या है, कि राधा प्रेम के बारे में, प्रेम रूपी है संबंधित। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कि प्रेम रूपी संबंधित। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते तो 44 है कि इनमें से किनका सवैया और घनाधरी अत्यंत प्रसिद्ध है। किसका जो है ना, कि घना मतलब कि सवैया और घना छड़ी जो है ना, वो अत्यंत प्रसिद्ध है। तो किसका है, तो याद रखिए कि घनानंद का। किसका, घनानंद का।
क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते तो 45 इस प्रकार से है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की। रसिक समाज का पूछा गया कि जो है ना कि स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना याद रखिए कि प्रेमघन ने किया था। किसने? प्रेमघन ने, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते तो 46 है कि वीणा किनकी रचना है। वीणा पूछा गया कि वीणा जो है ना यह किनकी रचना है। तो वीणा याद रखिएगा कि यह सुमित्रानंदन पंत जी का रचना है। भारत महिमा, भारत पढ़ते हैं ना भारत माता, तो उसके लेखक है ना सुमित्रानंदन पंत जी। तो वीणा के भी लेखक है सुमित्रानंद पंत जी। और रामधारी सिंह दिनकर जी का पूछा गया है कि जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म तो हमारे प्यारे बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। तो पूछा गया है कि कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था ना वह याद रखिएगा कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते तो 48 है कि अपने सामने शीर्षक के काव्य संग्रह किनकी रचना है। अपने सामने पूछा गया है कि शीर्षक जो काव्य संग्रह है ना यह किनकी रचना है। तो यह किनकी रचना है तो याद रखिए कि यह कुंवर नारायण जी की रचना है। किसके है? कुंवर नारायण जी का। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते तो 49 है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। जो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है जिसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है कुंवर नारायण जी ना। आप लोग पढ़ते हैं एक वृक्ष की हत्या, तो उसके लेखक है ना कुंवर नारायण जी। तो वो बूढ़ा चौकीदार कहाँ रहता था? तो सिंपल है कि जो बूढ़ा चौकीदार था वो घर के दरवाजे पर था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 50 है ना वह इस प्रकार से है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र अग्रवाल ने किस रूप में किया है। जो है ना तुर्की के महाकवि नाजिम हिकत ने तो उनकी कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र अग्रवाल ने किस रूप में किया है यही पूछा गया है। ठीक है, तो उनका जो किया है ना वह पहल पुस्तिका में किया। किसमें किया है? पहल पुस्तिका में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आज हम लोग कुल 50 क्वेश्चन को ही डील करेंगे और बाकी जो 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए क्योंकि आपके एग्जाम का समय जो है ना वह बहुत ही कम बचा हुआ है।